3a 4a 5a लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़े हो आप लोग, बताओ। हाँ किरण बताओ। सर 60। 60 कैसे होगा? हाँ 60, केवल 60। 60A। 60a होगा ना। एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था, ये देखो, ये 3 4 5 तीनों ही कोप्राइम है ना। आप लोगों की किताब में एक पॉइंट था, अगर कोप्राइम होगा तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। कोप्राइम मतलब 3 4 5 कोप्राइम है, लेकिन सब में कॉमन भी क्या है, ए भी कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सबको भी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, 60a। इसी तरह का 60a हो गया। तो यहाँ पर 60a कितना दिया है बच्चों, ये 60a दिया है 2400, राइट। तो a इज इक्वल टू 2400/60, दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर। अगर a 40 है तो दोनों नंबर क्या होंगे, तीनों नंबर क्या होंगे, 3a 4a 5a। इसका मतलब तीनों नंबर क्या होंगे, 3 इंटू 40, 4 इंटू 40, 5 इंटू 40। क्योंकि कॉमन चीज मल्टीप्लाई हो रहा है और यही डिवाइड हो जाता है तो रेशियो बनता है। तो नंबर क्या है, 120, 160 और 200। अब मुझे बताओ 120, 160 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सोच के बताओ, पेन यूज नहीं करना। 120, 160, 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? हाँ सही बताओ। सर 200। भूल गए, सब सब भूल गए, सब भूल गए, बेच के खा गए सब। अरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, जो तीनों को डिवाइड करता हो। अरे दिमाग लगाओ, अकल के अंधो, 40 होगा, 40। 40 120 को भी डिवाइड करता है, 160 को भी डिवाइड करता है, 200 को भी करता है। 50 नहीं होगा, 50, 50, 50, हाँ 50 होगा, 50 नहीं होगा, है ना। या फिर वो आप लोग का वो फॉर्मूला यूज करो, इस तरह करो, फिर उसको ये करो, ये तमाशा करना पड़ेगा, ये सारा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मुंह जबानी निकाल सकते हो, है कि नहीं। ऐसा फैक्टर जो सभी को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो, वो कौन सा है, 40 है। 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 140, 40 इंटू 5 200, है कि नहीं। यहाँ पे भी तो आ गया था ना, थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया था। तो बताओ ये आप लोग, अब एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया 40। अच्छा बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिवीजन से आप ये कर सकते थे इस सवाल को, बिल्कुल कर सकते थे। हाँ चलो 4 नंबर करके देखो एक बार, और 4 नंबर करके देखो। हाँ सही बताओ। इसमें मतलब कि हम छोटे बच्चों का जैसे हमारा अभी पढ़ाई जा रही है वैसे उस टाइप मतलब वही में वैसे क्वेश्चन दिया जाता है। अरे मैंने आपको क्या बताया था, क्लास 6 से लेकर के 10th तक आप जो भी पढ़ोगे वही आएगा दुनिया के सबसे बड़े से बड़े एग्जाम, और कुछ भी नहीं है उसमें। क्लास 6 से लेकर के 10th तक, हो सके तो थोड़ा सा 11 12 भी, लेकिन वो भी बहुत कम है। लेकिन जो भी है 6 7 8 9 10 ये, और जो भी हम ओलंपियाड में पढ़ रहे हैं ये, इससे बाहर दुनिया में और सवाल नहीं है, है ना। अगर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, समाज चलाना है, समाज सुधार करना है, समाज में काम करना है, तो ये करना है। हाँ इंजीनियरिंग मेडिकल वो अलग चीज है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई वो अलग चीज होती है। लेकिन अगर आपको तहसीलदार बनना है, कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, या फौज में जाना है ना, या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटा कोई भी पोस्ट लेना है, या बड़े से बड़ा, क्वेश्चन 6 से लेकर 10th में ही आएंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ आर्य पूछो। सर मेरा आंसर निकल गया। हाँ बोलो बेटा। सर 4 नंबर का आंसर होगा बी। और एक बार ट्राई करो। हाँ, बताओ किरण बताओ। नहीं बता रही, सही बताओ। सर मेरा भी बी। हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1%, ये है सवाल। हाफ इंटू 1/100,
है ना, यही धोखा खा गए आप लोग। हाफ हाफ क्या होता है, 0.5/100 इज इक्वल टू 5/1000 इज इक्वल टू 0.005। आंसर इज ए, माइनस हो गया आपका। चलो, इतना आसान सवाल था, है कि नहीं? ये क्लास 5 से आया है और पीछे। सर जी, सर मैं 1% को 100 सीधा ले लिया और फिर जब सब्ट्रैक्ट की तो 50% निकला, उसको करके आंसर में, तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं था। बताओ मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? अरे 100% मतलब 1 होता है, 1% मतलब 1/100 होता है, ये तो पता था। अच्छा, इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्लास 9 या 10 में पढ़ोगे। ये भी 6 और 10 से ही है, अभी के लिए रहने दो, ये आपके सिलेबस से ही। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी डेटा डेटा आप लोग पढ़ रहे थे ना, डेटा हैंडलिंग, ये वही है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। प्रोडक्शन आर, ये कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन दिखाया है ना, इधर इसका प्रोडक्शन है ना, 200 400 600 800 ऐसा ये बनाता है ना। कौन कौन से साल में बनाता है? 1988 से 89 में 200 यूनिट बनाता है, 1989 से 90 में 400 बनाता है, 90 से 91 600 बनाता है, और इस तरह ये ग्राफ आपको शो किया गया। समझ गए आप लोग? कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं आगे। हाँ, ड्यूरिंग विच ईयर, किस साल, द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। किस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया, है ना, ज्यादा ही हो रहा है ना। पहले 200 था, फिर 400 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 800 हो गया, 800 से ज्यादा 900 हो गया, बीच में आया है ये, फिर 800 कम हो गया, फिर ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हमें सवाल में पूछा है कि कौन से साल में, इन चारों में से कौन से साल में पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा साल दिया है, लेट अस चेक। 1989, 1989 और 90। इसको मैं थोड़ा दूसरे पेज में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट। हाँ किरण बताओ। जी, सर एक और बार मेरा आंसर तो निकला, पर मैं डाउट में थोड़ा, एक और बार अच्छे से ग्राफ को दिखा दीजिए तो। हाँ क्वेश्चन समझ गया ना, तो मैं क्वेश्चन पूरा तो कर दूं पहले, एक मिनट। दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है ना, दिखेगा। ओके, 1989, 1989, 1989 से 90 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ, 1990 91 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ, 91 92 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ है, या 93 94 में किस साल में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे वही बात है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का था, एक बार आपने किसी को यही चीज 120 में बेचा, किसी को यही चीज 140 में बेचा, किसी को एक चीज 160 में बेचा, तो बचाओ बताओ किस में ज्यादा परसेंटेज आपको मिला? तो डेफिनेटली तीसरे वाले में मिला, है ना। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? तो इन चारों में से 89 90 90 91 91 92 93 94 93 93 94 कौन कौन सा है? लेट मी मार्क फर्स्ट। एक है 89 90, दूसरा है 90 91, तीसरा ये है, और चौथा ये है। चलो जी, ग्राफ देख करके बताओ किस साल में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मिला। सिंपल मैथमेटिक्स है, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं, बस ग्राफ को अच्छे से देखो किस साल में पिछले साल के मुकाबले। और जो से थर्ड मतलब से फोर्थ ऑप्शन था वो वाला भी तो है। 92 93 नहीं है, 93 94 है ना। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये, क्योंकि 92 93 में घट रहा है ना, तो ऑप्शन में देगा क्यों कि घट रहा है। पिछले साल के मुकाबले किस साल, हाँ किरण बताओ। सर मुझे लगता है कि 1991
80 लेकर 1992 में ज्यादा हो रहा है। आर्या बताओ। सर मुझे लगता है कि 1993 94 मतलब उसके हिसाब से 1994 95 ज्यादा है। ज्यादा है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? परसेंट बताओ मेरे को। एक्चुअल कितना बढ़ा उससे मुझे मतलब नहीं है, परसेंट कितना हुआ। अच्छा, कोई बच्चा इस साल फेल हो रहा है, मान लो फेल नहीं, मतलब 50 नंबर ला रहा है ना, लेकिन दूसरे साल वो 80 नंबर ला रहा है। कोई बच्चा इस बार 80 ला रहा है, लेकिन अगली बार इस बार 80 ला रहा है, इस बार 80 ला रहा है, लेकिन अगली बार 90 ला रहा है। बताओ किसका परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा है? बताओ। हम्म पहले 50 लाता था, 80 लाया, दूसरा बच्चा 80 लाता था, 90 लाता, किसने ज्यादा इंप्रूवमेंट किया? हाँ, अरे बताओ। सर फर्स्ट 50 में से जो 80 लाता है उसका ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। क्यों? सर क्योंकि वो अगर मान लेते हैं कि इसी साल वो 50 लाया तो अगले साल 80 लाया तो डायरेक्टली उसका 30 मतलब 30% ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। 30% नहीं, 30 कितने में से हुआ? 50 में से हुआ। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, जो भी निकला बात अलग है। और ये 80 से 90 लाए तो ये कितना निकला? 10 लाया, 10 बढ़ा, लेकिन कितने में से 10 बढ़ा? 80 में से, है ना। तो आप बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो कि 50 से 30 बढ़ना ज्यादा अच्छी बात है या 80 से 10 बढ़ना। तो आप बोलोगे कि 50 से 30 बढ़ना, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो ये भले ही अगले साल 80 लाया है, ये भले ही 90 लाया है, लग रहा है कि ज्यादा लेके आया है, लेकिन ग्रोथ इसका ज्यादा। तो ये बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ाई करा बशर्ते इसके। इस तरह ये परसेंटेज का ये खासियत है। परसेंटेज ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत कुछ बता सकती है, बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इसी तरह मुझे अब जवाब दो कि इनमें से आपको क्या लगता है। एक बार अच्छे से रेशियो को कॉपी में लिखो, पिछले साल के मुकाबले इस साल के डिफरेंस को कॉपी में लिखो, और रेशियो को देखो एक बार, फ्रैक्शन सबको कंपेयर करो। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार करना, लेट मी शो यू। जैसे हम देखते हैं कि 89 से 90, है ना, पिछले साल कितना था? 200, इस साल कितना है? 400। तो डिफरेंस कितना है बेटा? 200, है कि नहीं? कितने में से? 200 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, जो भी आएगा बाद में देखेंगे। 90 90 91, पहले कितना था? 400, अभी है 600, बढ़ गया 200, लेकिन कितने में से बढ़ा? कितना? बेस क्या है? 400 इंटू 100। तीसरा देखते हैं 91 92, इससे पहले कितना था? 600, बढ़ा कितना है बेटा? 600 से ये हो गया है आपका 900। 600 से 900 मतलब बढ़ा कितना है? 300। कितने में से बढ़ा है? 600 में से, इंटू 100। लास्ट वाला देखते हैं 92 93 94, पहले था 800, फिर हो गया 1000, 200 बढ़ गया, लेकिन बढ़ा कितने में से? 800 से, इंटू 100। तो आप लोग मुझे बस अभी फ्रैक्शन देख करके बताओ कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि देखो ये तो कॉमन है हर जगह, ये तो कॉमन है, इसको ना भी गिनो तो चलेगा, है कि नहीं? यस और नो। इसको हम कैलकुलेट क्यों करें? क्योंकि सब में कॉमन है। हमको इन चारों में से सबसे ज्यादा है ये बताना है, सबका वैल्यू नहीं निकालना है। तो आप लोग अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा रेशियो आपको सबसे ज्यादा लग रहा है? हाँ, अरे बताओ। सर 300/600। 300/600 ये हो जाता है 1/2। पहला वाला हो जाता है 1/1, दूसरा वाला भी हो जाता है 1/2, है ना, और ये वाला हो जाता है 1/4। 1/4। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन सा है? हाँ बताओ साहिब। ला, फिर से रेशियो की समझ ही नहीं है। किरण बताओ।
सर 1/1। अरे 1/1 बड़ा है ना, 1/1, 1/2, 1/2, 1/4। 1/4 क्या होता है? 0.25। 1/2 क्या होता है? 0.50, 0.50। 1/1 1 होता है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतना छोटा होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। पढ़े कि नहीं पहले? हाँ, तो फिर तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कि सर सबसे पहला वाला जो है 1989 से 90, यही सबसे ज्यादा ग्रोथ है। लग रहा है देखने में? देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखने में लग रहा है आपको? लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अरे कोई चीज 200 था, अगले साल और 200 बढ़ गया, 100% का ग्रोथ हो गया। पहले 200 था, फिर इसमें ये 200 क्या है? 100% है कि नहीं? टोटल है। अब ये 200 था खुद, फिर 200 हो गया, मतलब उसी चीज का दुगना हो गया। ऐसा किसी में हो रहा है? 400 था, ये 600 हुआ। 400 से होता ये 800, तब तो इसका टक्कर में आता, ये नहीं हो रहा है। ये 600 है, ये 900 हो गया। अगर ये 1200 होता तो इसके टक्कर में आता। तो सीधे सीधे ये पहला ही राइट आंसर। क्यों? देखो, आप लोग थ्योरी पढ़ के आए हो, लेकिन इसका एप्लीकेशन देखो कितना हो रहा है। यही ना डेटा हैंडलिंग जो आप लोग पढ़ रहे थे स्कूल में। बिना आंसर निकाले ही हमने बता दिया कि कौन सा सबसे ज्यादा है। देखो, ठीक है ना? तो आप लोग स्कूल में जो पढ़ रहे वही आता। अच्छा चलो बताओ फिर से नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज लोएस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? कौन कौन से साल है? 90, 91, 91, 92, 93, 94, 94, 95, एक ही साथ। 90 कहाँ से शुरू हो रहा है? एक आपका ये है, ये है, ये है, और ये है। मुझे ग्राफ देख करके बताओ किस साल में पिछले साल के मुकाबले सबसे कम ग्रोथ हुआ है। कॉपी में रेशियो लिखो। हाँ बेटा। सर थोड़ा ग्राफ और थोड़ा दिखा सकते हैं, वो ऊपर वाला नंबर चला गया है। कॉपी में थोड़ा रेशियो लिखो और कंपेयर करके बताओ किस साल में पिछले साल के मुकाबले सबसे कम ग्रोथ हुआ है। तो अपने घर में भी बताना कि हम लोग आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसे थोड़ी टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? जी। सर 1994 एंड 1995 के अंदर। 1994, 1991, 91, 92, 93, 94, 91, 92। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कैसे मिल सकता है? जस्ट अ मिनट है। 90, अच्छा बीच में ये वाला नहीं। जस्ट अ मिनट है। एक, सर हाँ बेटा, एक ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। यस जस्ट सर। ये वाला ऑप्शन मेरी गलती है। हाँ, तो किरण बोल रही है 94, 95 इस साल में पिछले साल के मुकाबले सबसे कम ग्रोथ हुआ है। अरे बताओ आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है। हाँ साई। हम्म सबसे कम देखो 1991 कितना बढ़ा है अभी निकाला था। 200 बढ़ा है 400 में से। 200 बढ़ा है 400 में से, है कि नहीं? 200 बढ़ा है 400 में से, तो ये फ्रैक्शन आ रहा है 1/2। परसेंटेज करेंगे तो 50% होगा, वो मैं नहीं लिखा। 91, 92 ये कितना ग्रोथ हुआ है? ये हुआ है 600 से 900। 600 से 900 मतलब 300 बढ़ा है 600 में से, ये भी 1/2 है। आगे बढ़ो 93, 94 ये है 800, ये है 1000।
200 बढ़ा है 800 में से, 1/4 बढ़ा है। समझ रहे हो ना? आर्या समझ रहे हो ना? मैं फास्ट करा रहा हूँ, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? ये ये 1000 था, अब हो गया 1200, मतलब 200 बढ़ा है। 200 बढ़ा है 1000 में से, सॉरी 2000 नहीं, 200 बढ़ा है, 200 बढ़ा है 1000 में से, मतलब कितना? 1/5 है ना? ये 1/2, 1/2, 1/4, 1/5, सबसे छोटा कौन सा है? 1/5। तो दैट मीन्स 94, 95 में सबसे कम ग्रोथ हुआ है। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50%, 50%, 25% और 20% आएगा, लेकिन 100 सब में कॉमन है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। समझ में आ रहा है? सर दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है? तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको, बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वही उसी को थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, है ना? तो ये भी आपके स्कूल से ही आया है, क्लास 6 में थे, इतने सारे क्वेश्चन आ गए। ये अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको मुश्किल मुश्किल पड़ सकता है। ये भी रहने दो, अभी हम पढ़ाएंगे, ये भी ओलंपियड से ही है, 8 नंबर, लेकिन अभी हम लोग को आपको पढ़ाएंगे, इसको अभी रहने दो। और ये क्यूब भी पढ़ाएंगे। अ, हाँ जी, ये थोड़ा एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, लेट अस ट्राई, आप लोग कितना रिएक्ट कर सकते हो। छोटा दिखाई दे रहा है, लेट में आप लोग थोड़ा बड़ा पढ़ के मैं दिखाता हूँ। हाँ फिर बताओ। सर इसमें सिचुएशन को पढ़ के उसके मतलब क्या अप्रोप्रिएट हम उस वक्त करेंगे उसके बारे में तो है ना, मतलब ऑप्शन से निकालना है। हाँ बिल्कुल। आप यू आर द मैनेजर ऑफ a cinema hall and receive a phone call. The caller says that he has planted a bomb in the hall, but many threats have been received before. But many fake threats have been, fake मतलब नकली, गलत। फेक थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब डर, पहले भी मिल चुका है मैनेजर को, इस बार भी एक थ्रेट आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब मैनेजर को क्या करना चाहिए? क्या करेगा? इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस, आस्क फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ये कर सकता है। और immediately call the police, enter the hall and announce the audience about the bomb threat and ask them to leave the hall immediately, ये कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है enter the hall and announce that there is an emergency and ask the audience to leave the hall without panicking, panicking मतलब बिना डरे हॉल से निकल जाए। चौथा नंबर है सबसे बढ़िया, डू नथिंग एज फेक थ्रेट्स हैव बीन रिसीव्ड इन द पास्ट, है ना? वो एडवर्टाइजमेंट है ना 5 स्टार का, डू नथिंग, एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। बता, समझ गए? ऑप्शन सारे समझ गए? पहला ऑप्शन है कि पुलिस को फोन करो, पुलिस जैसा करेगी वैसा करो। दूसरा ऑप्शन है पुलिस को फोन करो, लेकिन उसके बाद खुद हॉल में चले जाओ, बता दो कि बॉम्ब लगा है और भैया अपने आप को संभाल लो, जो करना है करो। तीसरा ऑप्शन है कि हॉल के अंदर जाओ, सबको बोलो कि इमरजेंसी है और आराम से सब लोग बाहर निकल जाए। और चौथा है पैर पसार करके चने खा करके बैठ। क्या करोगे? हाँ, अरे बताओ आप क्या करोगे? सर मुझे लगता है कि सी वाला होगा, क्योंकि पहले पुलिस को फोन करने से पहले मतलब हमें जाके हॉल में जाके बोल इन्फॉर्म करना चाहिए कि सब लोग निकल जाइए, क्योंकि बॉम्ब मतलब है इसलिए। सही बताओ क्या करोगे आप? सर मुझे तो लग रहा है कि निकल सी में होगा, पर लोग तो निकल, सिचुएशन को सोचो, ये कोई सिनेमा हॉल है, घर का रूम नहीं है कि एक दो लोग बैठे हैं, वहां पे 500 1000 लोग बैठे होंगे एक सिनेमा हॉल में। क्या करोगे? सी में जाओगे? बोलो बोलो। एक दो आदमी को घर में नहीं संभाल सकते, मम्मी को इधर जाओ बोलेंगे तो हम ही भगा देते।
वहां पे तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुम्हें क्या लगता है, तुम बोलोगे और वो आसानी से चले जाएंगे, मान जाएंगे? हाँ, नहीं, तो फिर क्योंकि ये फेक भी है ना, फेक कहीं है तो कहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ फेक है, पहले आए हैं बहुत सारे फेक। ये फेक है किसने कह दिया आपको? बट मैनी फेक थ्रेड्स हैव बीन रिसीव्ड बिफोर। ये फेक हो क्या जरूरी है? हो सकता ना भी। किरण बताओ। ये क्वेश्चन का सर ये क्वेश्चन का आंसर देते हो, ये क्वेश्चन का अगर आंसर आप सही देते हो तो इससे पता चलेगा कि आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो या फिर पुलिस में जा सकते हो। इससे ये टेस्ट हो रहा है, ये ओपीएस वाला है। मतलब आप पुलिस अधिकारी बन सकते हो कि नहीं? बताओ बताओ। हाँ किरण बताओ। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन तो है, बट फिर भी मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बोलना चाहिए, बट मुझे बी और सी में कंफ्यूजन है। मुझे अभी बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, दोनों में से कोई एक लग रहा है। लेकिन एक ही चूज करना है। बोलो बोलो बोलो। आर्या और साई ने ऑप्शन सी दिया है ना? ऑप्शन सर मेरा नहीं है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर भी आंसर देना भी पड़ेगा। हमारा जान और हमारा लाइफ तो जरूरी है, ये सोच के मैं अभी बोल रही हूँ। बोलो मतलब बोल तो नहीं सोच रही। आर्या चेंज कर रही है ऑप्शन, बताओ। सर मैं अपना ऑप्शन चेंज कर रही हूँ एंड मैं ए वाला चूज कर रही हूँ। अच्छा चलो। ये आर्या ए चूज कर रही। थोड़ा सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। आप मैनेजर हो, सिनेमा हॉल में बैठे हो, किसने बॉम्ब की, आप अकेले हो, मूवी चल रहा है, किसने धमकी दी है, क्या करोगे? अब सोचो क्या कर सकते हो, ये भी देखना है आपको। सुपरमैन थोड़ी हो, यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू आर सिंपल ह्यूमन बीइंग। आपसे कितना हो पाएगा ये भी सोचना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है। हाँ बोलो बोलो। मैं भी यही दे रही हूँ। वाह वाह। पहले वो सी बोल रहे थे, सब लोग बी सी में घूम रहे थे, अब वो ए बोल दी तो ए में वापस आ गए। देखो मैं बताता हूँ, सिनेमा हॉल का जो व्यक्ति है ना वो बड़ा सिंपल व्यक्ति है, उसको नियम कानून के बारे में नहीं पता है, ना ही वो नियम अपने ऊपर ले सकता है। क्यों? क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसको नहीं पता ना थ्रेट असली है जैसे मुझे क्या लेना देना है। उड़ा दिया जाए सिनेमा हॉल को, मुझे क्या लेना देना? मैं तो कर्मचारी हूँ, लोग बच जाए या मर जाए, मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, मुझे अपना काम करना है। मैं सिनेमा हॉल का मैनेजर हूँ, मैनेजर का काम होता है मैनेज करना चीजों को। यहाँ पर हायर अथॉरिटी कौन है? पुलिस है। तो जो भी थ्रेट आया मैं सीधे पुलिस वालों को बताऊंगा कि ऐसा हुआ। अच्छा ऑप्शन ए और बी दोनों देखो, यहाँ पे भी तो पुलिस को बता रहे हैं। भैया आपने एक बार पुलिस को बता दिया तो वो जैसा बोलेंगे तो आप वैसा करोगे ना। अपनी मर्जी से थोड़ी करोगे कि अंदर घुस जाओगे, अनाउंस कर दोगे भैया बॉम्ब, अब ये भी बोल रहे हो बॉम्ब लग गया है, आप बोलो आप, चलो आप अपना ही सिचुएशन ले लो। मम्मी बोलती है कि बेटा आपके बेड के नीचे कॉकरोच है, आपके आराम से उतर जाते हैं वहां से, आराम से उतर जाते हो, अरे कोई बात नहीं कॉकरोच को रहने दो हम उतर, ऐसा होता है नहीं? एकदम चिल्ला चिल्ला के भागते हो। होता है कि नहीं जनरली? तो 500 हजार लोग जहां पर हैं वहां पर आप ये अनाउंस कर दोगे कि भैया बॉम्ब है ना, और बोलोगे सबको कि लीव इमीडिएटली, जल्दी जल्दी जाओ, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर जाएंगे। है ना? तो ऑप्शन बी नहीं होगा कभी भी, ऑप्शन सी। हाँ आप कुछ नहीं, अरे कोई बात नहीं कॉल आ गया, हॉल चले जाओ भैया, सुनो इमरजेंसी है, सब लोग निकल जाओ बिना डरे। अरे इतने लोगों को कौन कैसे क्यों नहीं डरेगा? और इतने लोग क्यों चले जाएंगे? पहले तो आपसे सवाल उठाएंगे, मैंने 500 रुपए दे रखा है फिल्म का, क्या इमरजेंसी है पहले ये मुझे बताओ। है ना? तो ये भी नहीं है, दिस इज इम्प्रैक्टिकल। फोर्थ वाला तो है ही नहीं, दिस इज टोटल इन इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं इसमें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यू हैव टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी हमेशा। ठीक है? हाँ जी साई बताओ। सर ये किसी को मतलब कॉल आया है ना? हाँ किसी का कॉल आया।
सर अगर वही कोलका हम अगर पुलिस को दे तो वो उस गुंडागर्दी को पकड़ भी सकते हैं। वो बाद की बात है, वो ऑप्शन में नहीं है हमारे, वो बाद की बात है, कैसे पकड़ा जाएगा वो आप दे दोगे, है ना। आपका काम नहीं है लोगों को बचाना, आपका काम है मैनेज करना, हायर अथॉरिटी को पहुंचाना, ना। पहले आप लोग सोच रहे थे कि सब कुछ मैं ही कर लूं, इसलिए हॉल चले जाऊं, अनाउंस कर दूं, सबको बचा लूं, है ना, पहले सोच रहे थे सभी। लेकिन आपका काम ये नहीं है। इसी तरह जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनका काम है जो भी प्रॉब्लम हो मुख्यमंत्री को बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे, तो वो लोग फिर जैसा निर्देश देंगे ये लोग एग्जीक्यूटिव करेंगे। ये लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो ना आजकल, या पढ़ा होगा अभी तक। एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। पढ़ा है कि नहीं अभी, या पढ़ोगे आगे, है ना। लेजिस्लेटिव बॉडी में एमएलए एमपी होते हैं, ये जनता के चुने हुए लोग हैं। हम लोग इन्हें वोट देते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि तालचेर में क्या उन्नति होगी, तालचेर में स्ट्रीट लाइट कितने लगेंगे, कितने लगेंगे मतलब तालचेर में स्ट्रीट लाइट लगने चाहिए क्या, अंधेरा हो जाता है। अब ये लोग ये बात बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करता है। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं आईएएस अधिकारी, ओएएस अधिकारी और बाकी सारे लोग। तो आप लोग इसकी परीक्षा दे रहे हो, इसकी थोड़ी दे रहे हो, है ना। तो आप लोगों को अपने मन से कुछ भी नहीं करना। आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, शाम के समय सेंट्रल कॉलोनी के आगे लाइट्स नहीं है, बड़ा, मेरे यहाँ लाइट चली गई, बड़ा घना, मतलब कोहरा छाया रहता है, स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए। तो ये लोग फिर जैसा बोलेंगे आप लोग वैसा ही करोगे। क्लियर, डन, समझ में आई बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट थोड़ी चली गई है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। ये भी रेशियो से है कि नहीं, कौन सॉल्व कर सकता है। बोलो बोलो। ओहो, बोलोगे कैसे, तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ बेटा, आवाज आ रही है। ओके, मेरी आवाज आ रही है। लाइट चला गया, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कोई बात, मैं को अंधेरे में रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। सर आप स्क्रीन शेयरिंग ही नहीं किया। ओहो, जस्ट, अब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ना। हेलो, हाँ तो बोलो। यस सर। हाँ, यस द सर। हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सान्याल इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। 6 year hence, hence मतलब आगे, 6 साल बाद, the ratio of their ages will be 5:2। what is the present age of Mr. सान्याल। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोग जितना रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हो क्लास 6 में, क्या ये उससे नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं। थम्स अप करो या थम्स डाउन करो।
क्या कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब मौन व्रत ले लिया सब। यस सर, यस सर। आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेशियो प्रोपोर्शन सही है। देखो कैसे करेंगे। मिस्टर सान्याल और उनके बेटे की बात है, अभी क्या है, अभी मैं मान लेता हूँ मिस्टर सान्याल, सान्याल को क्या मान लो, ए मान लेता हूँ, है ना, और उनके बेटे को बी मान, ठीक है। तो जो मिस्टर सान्याल है, उनका जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स है, एवरीबॉडी एग्रीज, है कि नहीं। तो अगर मैं रेशियो निकालूं ए डिवाइड बाई बी, ये क्या होगा 3/1, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी जो इनका रेशियो है वो क्या है 3:1, ठीक है। ओके, 6 साल बाद, 6 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:2, 6 साल बाद 5:2 हो जाएगा ना। ये अभी है प्रेजेंट, और ये क्या है प्रेजेंट प्लस 6 ईयर्स। इतनी बात तो क्लियर। अच्छा, देखो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर। ये जो प्रेजेंट एज है अभी, अभी अभी मिस्टर सान्याल और उसके बेटे का रेशियो है 3:1, 6 साल बाद इतना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3:1, ये तो इनका एक्चुअल एज नहीं है, मैं मान लेता हूं उनके पापा का एज है 3x और बेटे का एज है 1x, क्योंकि कॉमन कॉमन रहेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। ये उनके पापा का एज है, ये इनके बेटे का एज है। अच्छा, 6 साल हो गए, 6 साल में पापा का एज भी 6 + 6 बढ़ जाएगा, बेटे का भी एज +6 बढ़ जाएगा, दोनों का ही बढ़ेगा ना। जैसे मान लो आपकी मम्मी को अभी 25 साल हो रहा है या 30 साल हो रहा है ना, आपको 15 साल हो रहा है, 12 साल हो रहा है, 30 तो नहीं होगा, चलो 35 साल हो रहा है, आपको अभी 12 साल 14 साल हो रहा है। तो 6 साल के बाद आपकी मम्मी 41 ईयर्स की हो जाएंगे और आप हो जाओगे 17 ईयर्स के, 12 ईयर्स के अभी हो तो 17 हो जाए, तो दोनों का एज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो 6 साल बाद आपके मम्मी का या पापा का एज हो जाएगा 3x + 6 और आपका एज हो जाएगा 1x + 6, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अगर 6 साल बाद एज का मैं रेशियो निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय 1x + 6, ये 6 साल के बाद रेशियो हो जाएगा। लेकिन 6 साल के बाद क्या दिया है 5:2, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है और क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर चलाएगा, 2 × 3x + 6 इज इक्वल टू 5 × 1x + 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x + 12 इज इक्वल टू 5x + 30, है ना। 5x को इधर ले आएंगे, 6x - 5x इज इक्वल टू 30 - 12, आगे करेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया 30 - 12 इज 18। तो x क्या आ गया 18, और x हमने क्या माना था वो कॉमन फैक्टर यहाँ पर। तो पापा का एज हो गया 3 × 18 दैट इज 54, और बच्चे का एज हो गया 1 × 18 दैट इज 18 ईयर्स, है ना। हमने कहाँ से लिंक पकड़ा, हमने लिंक यहाँ पकड़ा कि हमें ये प्रॉपर्टी पता है रेशियो की, कि रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इट डज नॉट गिव इट्स एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमने x किया, x जैसे ही कर लिया हमें 3x पता चल गया, 1x पता चल गया, 6 साल के बाद एज पता चल गया, और 6 साल के बाद रेशियो को जब हमने सॉल्व कर दिया x आ गया और प्रेजेंट हमने निकाला, राइट।
राइट। हाँ किरण बताओ। सर पास कट रही है मेरे। और किसी को भी कट रहा है क्या? जस्ट मिनट, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, इसी ऊपर की तरफ चल जाए। जस्ट ओके, कनेक्टेड से है, आ जाएगा आगे। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये देखो, ये इतने बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितना छोटा क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो ओलंपियड में पढ़ रहे हो, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो। हाँ किरण बताओ। सर मेरा आंसर अभी निकल गया। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए डायरेक्शन आपको पढ़ा दिया हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस। लेट अस ट्राई दिस वन, थोड़ा सा इसमें घुमा करके दिया है लेकिन बेसिक ही है, सभी इसको ट्राई सर करेंगे। हाँ बेटा। सर पिछला वाला क्वेश्चन का थोड़ा लास्ट स्टेप थोड़ा डाउट था तो मैं पूछ रही थी। हाँ पूछो क्या है उससे। सर वो वाला थोड़ा डाउट था कि जो मतलब सर पिछला वाला स्लाइड में लास्ट स्टेप में थोड़ा डाउट था, मैं कह नहीं पा रही हूँ कौन सा डाउट। बताओ। सर इसमें हम दोनों के निकाल तो दिए हैं, मतलब प्रेजेंट मतलब जो ये है अभी मतलब उस वक्त का एज तो निकाल दिया है, पर अभी 6 ईयर के बाद वाला एज वही मतलब +6 इयर्स करने से ही निकलेगा ना। हाँ अभी हमें क्या पूछा है, हमें प्रेजेंट पूछा है ना, प्रेजेंट पूछा है। प्रेजेंट सान्याल 54 का है, 6 साल के बाद 60 साल का हो जाएगा। बच्चा अभी 18 साल का है, 6 साल के बाद 24 साल का हो जाएगा। वो तो प्रेजेंट निकल गया तो आगे पीछे कुछ भी निकाल सकते है ना। चलिए, तो आप लोग डिरेक्शन डिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश कर, आई एक्सपेक्ट सभी इसको कर लेंगे। चलो जी तीनों ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बना करके एक बार ट्राई। 5 फ्रेंड्स STUVW है, पांचों फ्रेंड एक दूसरे के हिसाब से ईस्ट वेस्ट में खड़े। तो आपको एस का डायरेक्शन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, मतलब एस डब्ल्यू के मुकाबले किस तरफ खड़ा है। आपको 3 क्लू दिए गए हैं, 1 2 3। आपको ये जो ऑप्शन है ना, ये कह रहे हैं कि क्या 1 और 2 को ही हम अगर सॉल्व कर ले तो हमें एस विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू मिल जाएगा, या फिर 1 और 3 की जरूरत पड़ेगी, या 2 और 3 की जरूरत पड़ेगी, या इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन से भी काम बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, क्वेश्चन ये दिया है
कि एस विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो निकालना ही निकालना है। क्या 1 और 2 से बात बन जाएगा, क्या 1 और 3 से बात बन जाएगा, या 2 और 3 से बात बन जाएगा, या किसी एक को भी सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यस, बताओ क्यों। सर मतलब ऑप्शन, मतलब जो सेंटेंस को देख के मुझे लगता है सी होगा आंसर। 2 और 3 से काम बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, आप ये कह रही हो। सर सॉरी सर, बी बी। 1 और 3 से काम बनेगा, 2 से काम नहीं बनेगा। ओके, बाकी किसी का क्या कहना है। लेट अस ट्राई। ओके, 5 दोस्त हैं। ओके, देखते हैं हमको क्या निकालना है। एस विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, पहला देख लेते हैं पहले से क्या बन रहा है। पहले तो मैं अपना डायग्राम बना लेता हूँ और ले लेता हूँ कि एस इज टू द वेस्ट ऑफ वी। एस वी के वेस्ट में है तो मैं वी को यहाँ बीचों बीच मान लेता हूँ, है ना, सबसे सेफ पोजीशन है। यहाँ कहीं बीच में भी मान लेता हूँ। एस है भी के वेस्ट, तो एस को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। एंड टू द साउथ ऑफ यू, एस जो है यू के साउथ में है तो यू ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे यहाँ मान लेता हूँ, है ना। यू के साउथ में है, यू के साउथ में है मतलब नीचे की तरफ है एस, बिल्कुल सही। यू साउथ ऑफ यू इज टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, और जो यू है वो डब्ल्यू के वेस्ट में है तो डब्ल्यू यहाँ कहीं होगा, है ना, इसके हिसाब से वेस्ट में है। तो क्या इससे मैं एस और डब्ल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, अगर इसको मैं इस तरह जोड़ दूं, चेंज करता हूँ, इसको मैं इस तरह जोड़ दूं, समझूं, तो एस विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू बिल्कुल निकल सकता है। एस विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू किधर की तरफ खड़ा है, अगर डब्ल्यू यहाँ खड़ा है तो एस कहाँ खड़ा है, एस खड़ा है आपका क्या साउथ वेस्ट में, है ना। डब्ल्यू अगर यहाँ है तो ये कोना क्या है, ये कोना आपका साउथ वेस्ट है ना। इमेजिन कर पा रहे हो, ये बीच में कहीं है, इसके नीचे इधर है साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन ए से मेरा काम बन जाता है। किरण देखो, ऑप्शन ए से काम बन गया, तुम्हारा आंसर गलत हो गया। ऑप्शन ए से काम बन जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। लेट अस टेक ऑप्शन, मतलब ये, सर हाँ सर मेरा आंसर गलत नहीं हुआ है, मैं बी दी हूँ। ए से काम बन जाता है। अच्छा, ओनली 1 एंड 3 है, 2 से काम नहीं बनेगा इसका मतलब। चलो लेट अस सी 2 से काम बनता है कि नहीं बनता। फिर से चारों लाइन खींच लो एक बार, तरह से कहीं खींच दिया हमने। टी इज टू द वेस्ट ऑफ यू, टी यू के वेस्ट में है, मैं मान लेता हूँ यू यहाँ कहीं है। कहीं भी मान सकते हो आप, यहाँ भी मान सकते हो, मैंने शुरुआत में यहीं से करता हूँ, यहाँ मान। टी यू के वेस्ट में है, टी यहाँ कहीं मान लेता हूँ। ओके, एंड साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, इसको ध्यान से देखना, साउथ ईस्ट ऑफ वी, तो साउथ ईस्ट ऑफ वी, तो वी यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं। ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये कोना है आपका साउथ ईस्ट, ये कोना आपका साउथ ईस्ट है। तो टी यहाँ पर मतलब एंड साउथ ईस्ट ऑफ वी, ठीक है, वी यहाँ कहीं है। हु इज, हु मतलब कौन, वी, हु कौन, वी। एक बार साई ने एक सवाल पूछा था, एंटीसीडेंट, याद है। एक सवाल था इंग्लिश में, एंटीसीडेंट है, आपने पूछा था सर ये एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं। ये जो प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन शोज द एंटीसीडेंट सब्जेक्ट, ऐसा कुछ सवाल पूछा, याद आ रहा है इंग्लिश में। एंटीसीडेंट मैंने आंटी करके बताया था, है ना, उसमें हु आ रहा था, तो हु अपने इमीडिएट पीछे सब्जेक्ट को बताता है, यहाँ पे डब भी है। हु, हु कौन है, वी है, वी, वी, हु इज, हु इज नॉर्थ ऑफ एस, नॉर्थ ऑफ
एस, नॉर्थ ऑफ एस मतलब भी है एस के नॉर्थ में, तो एस कहीं नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, तभी तो बी ऊपर होगा ना। अब है वी, वी इज टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, वी वी इज टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ईस्ट में है, वी ईस्ट में वी है, तो डब्ल्यू यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं होगा, जगह नहीं है, इधर कहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू इधर होगा तो इसके ईस्ट में है वी। तो अब बताओ इसमें से, इतने में से आप, इतने में से आप एस और डब्ल्यू का रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एस है, यहाँ पर डब्ल्यू है, ये इसके साउथ ईस्ट में है, तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो गिविंग अस द आंसर। किरण आपका ऑप्शन गलत हो गया। आपको समझ में आया, आ गया समझ में आया कैसे चल रहा है काम? इट इज जस्ट इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन, और कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से लोगों के डिस्टेंस दे दिए, है ना, सीधे सीधे खींचा, आपको पता है हमेशा डायरेक्शन सीधे सीधे लेना है। साउथ ईस्ट खींचा मैंने, एकदम बीचों बीच लेते हैं ना साउथ ईस्ट, किस तरह से, उस तरह से मैंने रिलेशन बनाया, और ऑप्शन 2 से भी मेरा काम हो गया, है ना। तो 1 से भी काम हो गया, 2 से भी काम हो गया, 3 से देखते हैं, 3 से एक बार चेक करते हैं। अच्छा, 3 से चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऑप्शन को जरा देखो, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। अच्छा, 3 चेक करना पड़ेगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। हाँ, ऑन से नहीं नहीं करेंगे, देखो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। यहाँ पर दिया है ओनली 1 ओनली 3, 2 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। ओनली 2 ओनली 3, 1 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। और लास्ट क्या दिया है? एनी वन ऑफ द थ्री, एनी वन ऑफ द थ्री मतलब इन तीनों में से किसी एक से भी काम बन सकता है। 1 से काम बन गया, 2 से भी काम बन गया, हमें 3 से भी देखना पड़ेगा, 3 से भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। लेट अस सी इससे बन रहा है कि नहीं। W इज टू द साउथ ऑफ B, मैं B को बीचों बीच मान लेता हूँ, यहाँ पे B मान लेता हूँ। W इज द साउथ ऑफ B, W जो है B के साउथ में, मैं W को यहाँ मान लेता हूँ, ओके। एंड नॉर्थ ऑफ T, नॉर्थ ऑफ T मतलब T के नॉर्थ में है, तो T कहीं डेफिनेटली नीचे होगा, क्योंकि W उसके मुकाबले नॉर्थ में है, तो T यहाँ कहीं है, T यहाँ पे कहीं है, ओके। आगे क्या कह रहा है? हु इज टू द वेस्ट ऑफ एस, हु मतलब कौन? टी, टी किसके वेस्ट में है? एस के वेस्ट में है, तो एस यहाँ कहीं होगा, ये ये एस के वेस्ट में है। तो बताओ एस और डब्ल्यू का रिलेशन, एस और डब्ल्यू का रिलेशन ये है, ये है, तो ये क्या है? दिस इज आपका साउथ ईस्ट, ये क्या है? साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब तीनों में से सभी सही है, तीनों में से किसी से भी निकल सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनी वन ऑफ द थ्री। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, है कि नहीं? आप लोगों के स्कूल में भी असर्शन रीजन जो सवाल आते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को देख करके आते हैं, इसलिए आपके स्कूल में असर्शन रीजन आता है, वो इसी सवालों को देख करके आता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही सवाल आगे मिलेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और देख लेते हैं, नींद भी आ रही होगी आप लोगों को। हाँ बताओ, सही बताओ। मैं सोच रही थी कि मतलब फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। हाँ, तो आप लोग सोच रहे हो ना कि हमारे स्कूल में इतने भयंकर भयंकर सवाल क्यों आते हैं? सीधे सीधे आने चाहिए, वो इन्हीं सबको देख करके। अच्छा एक बार ये ट्राई करो, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, मिसिंग 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 ऑप्शन, लेकिन एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा सोचो। स्क्वायर आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बोला था 1 से लेकर 20 तक याद करना थोड़ा सा, वैसे 1 से 20 तक नहीं, 1 से 12 तक भी अभी आपको पता है तो हो जाएगा। थोड़ा सोचो रिलेशन क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है।
8 5 59 का क्या रिलेशन है, 6 5 35 का वही रिलेशन होगा, और वही रिलेशन होगा 22 और क्वेश्चन मार्क का। समझ रहे हो ना, रिलेशन या तो ऐसे बनेंगे या तो रिलेशन ऐसे बने, जो भी बनेगा सभी में एक समान होगा, हुआ ना। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। सोचो सोचो सोचो। जो सबसे पहली परीक्षा जो आप लोग दोगे इसमें, वो 12th के बाद दोगे। अगर किसी को आर्मी में जाने की इच्छा है तो आप लोग एनडीए दोगे। सबसे पहले देश के लिए अगर लड़ना है तो एनडीए दोगे, या फिर 3 साल और पढ़ाई करोगे तो उसके बाद सिविल सर्विस दोगे, जो करने का मन है। लेकिन सबसे पहले 12th, आपके पास 6 साल है। इन 6 सालों में थोड़ा सा जो भी पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लो। कुछ ना कुछ स्क्वायर स्क्वायर से लेना देना, चलो मैं हिंट देता हूँ। हिंट है स्क्वायर, कुछ ना कुछ स्क्वायर से हो रहा है। स्क्वायर और माइनस का काम है इसमें, स्क्वायर और माइनस। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करते रहना। वैसे ये आसान नहीं है बिल्कुल। 8359 कुछ ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पहले ऐसे सोचता हूँ, मैं इधर सोचता हूँ फिर इधर सोचूंगा। इधर से जो रिलेशन, मतलब 8 3 और 59 में जो कुछ होगा वो नीचे वाले के साथ भी होगा, वो इसके साथ भी होगा, ठीक है ना। मैं पहले ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, मैंने देखा नंबर सर 8 है, 3 है, 59 है, 6 है, 35 है। मेरे को हमेशा पता है कि सर 6 का जो स्क्वायर है 36 होता है, ये मुझे पता है, मेरे मन में ये बात है। 8 का स्क्वायर सर 64 होता है, ये भी मेरे मन में है। तो इन दोनों का मैं सोचता हूँ सर, सबसे पहले चलो 64 तो थोड़ा दूर लग रहा है, 36 को देखो, 35 को देखो। 35 36 से एक कम है कि नहीं, एक कम है। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे, ये 6 और 5 का भी डिफरेंस एक कम है कि नहीं। तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा है पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। उससे आप लोग माइनस कर दो पहले वाले नंबर को और दूसरे वाले नंबर के डिफरेंस को। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 माइनस 5 इज 1, दैट इज 35। ये मेरा लॉजिक है, मुझे लग रहा है ऐसा बने। अब मैं चेक करता हूं ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं, देखता हूँ। 8 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3, लेट मी चेक। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 माइनस 3 5, 64 माइनस 5 59। अरे वाह, बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये बन गया, ये बन गया। तीसरे वाले को देखता हूँ। 12 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 12 माइनस 2 इज 12 माइनस 2 इज 10, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 134। देखते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन को थोड़ा गहराई से देखना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन ये ऑप्शन बड़ा खतरनाक है, नन ऑफ दिस। तो आई विल गो विद दिस। ऐसा सोचना नहीं कि 134 है ही नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दो चीज प्रूव हो चुका है। 35 भी मैच कर रहा है मेरा लॉजिक में, 59 भी मैच कर रहा है, तो दो मैच कर चुका, मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ऑलरेडी वेरीफाइड। इसका मतलब ऑप्शन में जो लास्ट वाला है ना वो ट्रिकी है, इसी में नॉन ऑफ दिस में 134। समझ गए, है ना। ये बाकी हम लोग देखेंगे और भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है।
जो आप लोगों के सिलेबस से ही है। ये इन्फरेंस वाला भी पढ़ेंगे हम लोग, और ये फिर से डेटा हैंडलिंग आता है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। ड्राइंग वाला हम लोग पढ़ेंगे, है ना। करके देखोगे एक बार, चलो ट्राई करो, 22 नंबर लास्ट, एक बार ट्राई करो, ये आप लोगों के ओलंपियाड में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार ट्राई करो। लेट मी जी, दूसरे पेज में ले जाता हूँ सिस्टम। हाँ, ट्राई करो एक बार। सिलेक्ट अ सुइटेबल फिगर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर। जैसा मैंने बताया था, इसके साथ जो होगा, इसके साथ जो होगा, इसके साथ भी वही होगा, उस वही लॉजिक है। तो बताओ, सोचो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? पहले ट्रायंगल था, देखो पहले ट्रायंगल था, एक एक्स्ट्रा डंडा आ गया, गोल आ गया, फिर लास्ट में डंडा और गोल रह गया, ट्रायंगल चला गया। दूसरे वाले में क्या था? स्क्वायर था, एक क्रॉस बना था। स्क्वायर था, एक क्रॉस, मतलब क्रॉस एक ऐसा डायगोनल बना हुआ था, तिरछा। दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ? एक प्लस ऐड हो गया, और लास्ट में केवल प्लस रह गया, पहले वाला सारा हट गया। लास्ट वाले फिगर में एक स्क्वायर था, नीचे ऐसा कर्व था, सेकंड वाले फिगर में एक क्रॉस ऐड हो गया। हाँ, आर्या को समझ में आ गया, बताओ बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्या है ना, नया फिगर जो है वो बच रहा है और पुराना फिगर हट रहा है कि नहीं? राइट, राइट, है ना। ये डंडा और गोल था, ये रहा, सर्कल हट गया, सॉरी ट्रायंगल हट गया, प्लस नया ऐड था, ये रहा, पिछला वाला हट गया, तो दिस इज द लॉजिकल आंसर, है ना। ये अच्छा, ये कहाँ काम आता है? ये आपका काम आता है खुफिया विभाग में। खुफिया जो होते हैं ना, रॉ, अगर किसी को जासूस बनना है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं इसको, रिसर्च, जैसे टाइगर जिंदा है, आपने मूवी देखी होगी, एनालिसिस विंग। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, है ना। हाँ किरण बताओ। सर लोअर को भी मतलब जो कोर्ट में काम करते हैं, जब उनको अपना एविडेंस मतलब कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी ऐसे ही मतलब एक टाइप ऑफ रिसर्चर जैसे, मतलब एक छोटे छोटे चीजों से बड़ी बड़ी चीजों को खोजते हैं। बस वही तो, ये सबके एग्जाम में आता है। अगर लॉयर भी बनना है तब भी यही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, फिर उनका सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा लॉ, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो जिसको रॉ में जाना है, खुफिया विभाग में जाना है, तो उसको थोड़ा सा फिगर वाला काम अच्छे से होना चाहिए, है ना। जिसको थोड़ा आर्मी वार्मी में धूम धड़ाका करना है, उसको थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा, फिजिकली भी आप काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, दौड़ भाग करने वाले होने चाहिए, है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो, अलग 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 थलग सा लग रहा है। ये आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, ये बताओगे तुरंत? चलो बताओगे। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, ये एम एन पे एक मिरर रखा गया है, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द करेक्ट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। इसका क्या मिरर इमेज बनेगा इधर की तरफ? ए बी सी डी, दिखाई दे रहा है सबको? ये रहा, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये। हाँ आर्या बताओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा और सोचो। हाँ अब सही बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके किरण बताओ। सर ऑप्शन बी। है ना, मैंने क्या बताया था, जो सबसे पहले है उसका इमेज बना लो,
मुझे तो डंडा समझ में आना, डंडा खींच, सब टेढ़ा हो गया, डंडा खींच दिया मैंने एक इस तरह से, है ना। अब देखो सबसे नजदीक कौन है मिरर के, डब्बा है, डब्बा बना दिया मैंने, ठीक है जी। डब्बा कहाँ है, ये इसमें नहीं है डब्बा, पहले इसको हटाओ। फिर ये बड़ा सा गोलू है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो मेरा इमेज भी इधर की तरफ होगा। ये बड़ा वाला गोल है, बड़ा वाला गोल इसमें भी है, बड़ा वाला गोल इसमें भी है, और एक छोटा गोल है, इसमें दोनों ही बड़े हैं, ये भी हट गया। बचा अब ये दोनों, ये बड़ा इधर है तो छोटा इधर है, ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है जी, है ना। बहुत अच्छा, चलो और भी क्वेश्चन है, करते रहेंगे इसको। तो देख रहा है ना, आपने देख लिया ना, आप लोग जो पढ़ रहे हो और जो ओलंपियड में आप लोग पढ़ रहे हो वही आना है। हाँ किरण बताओ। हाँ, वही सर हम नेक्स्ट क्लास में यही सॉल्व करने से होगा? करेंगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये देखो डेटा हैंडलिंग है, इसको थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन इसमें भी वही परसेंटेज ही निकाल रहा है, कुछ इसमें खास नहीं है। करेंगे ये भी, बहुत सारी चीजें हैं इसे। बहुत सारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी हैं सर जी। सर 38 नंबर क्वेश्चन करें, वो तो वही पिक्चर वाला क्वेश्चन था। करेंगे करेंगे, आज टाइम हो गया, टाइम हो गया, करेंगे, अभी सो जाओ थोड़ा, कोई टेंशन नहीं है, करेंगे सभी। अच्छा तो अभी आप लोग श्योर हो गए ना। हाँ आर्या बताओ। सर अगर हमें एमबीबीएस का मतलब एग्जाम देना हो तो उसी में भी मतलब इससे और भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, फिर इसी लेवल का ही आता है? एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, जैसे जनरल अगर आपको डॉक्टर बनना है, मतलब सोसाइटी में रहना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उनका जो एग्जाम होगा उसमें 12th के बाद आप एग्जाम दोगे, 12th के बाद एग्जाम उसको बोलते हैं नीट एग्जाम दोगे आप, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ इसका नाम है ना। उसमें ये सब नहीं आएगा, रीजनिंग वगैरह उसमें नहीं पूछेंगे, 12th के बाद है ये, 12th के बाद वाला एग्जाम। और ये एमबीबीएस एक पढ़ाई है, दिस इज नॉट अ जॉब। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना क्लास 6 में, दिस इज अ कोर्स ऑफ 5 years, ये 5 साल आप पढ़ाई करोगे। लेकिन हो सकता है एमबीबीएस के बाद और एक, जब आप फील्ड में जाओगे, जैसे एमबीबीएस करने के बाद आपको मन हो गया सर मैं आर्मी में जा करके डॉक्टर बनूंगा, है ना, होता है ना आर्मी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स उसको बोलते हैं एएमसी। युद्ध में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी चिकित्सा करते हैं, किसी को गोली लग गई, बारूद लग गया, हार्ट अटैक हो गया, तुरंत उनको इलाज करना पड़ता है। तो आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बेसिक फंडामेंटल है, कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा ही काम आएगा। ठीक है जी। हाँ, एमबीबीएस बनना है तो अभी से साइंस की किताब को ज़्यादा पढ़ना है, साइंस में बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ना है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है। हाँ किरण बताओ। सर और अगर हमें टाइप ऑफ मतलब एक बड़ा एग्जाम होता है, उससे टाइप ऑफ अगर कहें तो यूपीएससी होता है, तो मैं सुनी बहुत बार, और तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि उसमें ये सब तो पर्टिकुलर मुझे लगता है आएगा, बस मुझे ये जानना है कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस होगा यूपीएससी में। वो तो मैंने शुरू में बताया ना आपको, कहाँ बताया था, शुरू में बताया था, है ना। उसमें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, यूपीएससी एक समुद्र है, ओपीएससी वो एक समुद्र है, समुद्र मंथन। क्लास 6 से लेकर के 10th तक जो भी आपके सिलेबस में, जो भी मतलब जो भी एसएसटी है ना, साइंस है, मोरल है, कंप्यूटर है ना, मैथ्स है, इंग्लिश है, ओडिया लोगी तो ओपीएससी दोगे तो ओडिया है ना, और कुछ छूट गया है तो वो भी डाल दो इसमें। तो सब कुछ आएगा, सब कुछ, बायोलॉजी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। सर जी। सर यूपीएससी में मैथ्स मतलब मोरल और कंप्यूटर भी आएगा?
हाँ, एक पेपर ही है उसका, इथिक्स एंड मोरालिटी। एक वो 200 नंबर का एग्जाम होता है उसमें, इथिक्स एंड मोरालिटी, है ना। उसमें वही है कि आप जॉब कर रहे हो, किसी ने आपको उसमें किसी ने आपको घूस दे दिया, रिश्वत दे दिया 10 लाख का, या 2 करोड़ का रिश्वत दे दिया, है ना, आप क्या करोगे। या ऐसे केस में एक आईएएस अधिकारी क्या करेगा, जैसे आजकल न्यूज में आप लोग सुन रहे होगे ना, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, 10,000 15,000 के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया। वो क्यों होता है? वो इथिक्स नहीं होगा इसलिए होता है। इसलिए मोरालिटी बहुत जरूरी है। ये लगता है कि बहुत आसान चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है जी। हाँ, साई पूछो। मेरे को मानने पे कि यूपीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ हाँ, ये अलग से एक सिलेबस ही है ना। उसमें बहुत सारा है, उसमें करीब करीब 9 पेपर हैं। ये 2000 नंबर का एग्जाम होता है। 2000 नंबर, आप सोच लो कितना ज्यादा होता है। 9 पेपर है। घंटे कितने हैं? घंटे हैं आपके करीब करीब इंटू 3 कर दो, 27 आवर्स का एग्जाम है। अलग अलग दिन में देना है, एक दिन में नहीं देना है, अलग अलग दिन में देना है। इसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 6 घंटे भी देना। सर, मैं पूछ रही थी जो मोरल और एथिक्स का मेनली जो एग्जाम होता है वो तो मतलब एग्जाम मतलब मुझे नहीं लगता यूपीएससी के एग्जाम के अंदर होगा, शायद तो उसके नहीं। बाद जो होता है उसमें नहीं होता है नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, उसका एक सेपरेट पेपर है, उसमें यूनिट 3 यही है। उसमें 9 यूनिट है। यूनिट 3 इथिक्स एंड मोरालिटी, पूरा यूनिट ही है। 200 नंबर का ये पेपर है। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है इसमें, जैसे स्कूल में आता है ना, 3 घंटे का पेपर है। वो किसी किसी सवाल में 100 वर्ड्स में लिखना है, किसी में 250 वर्ड्स में लिखना है ना। ये बहुत लंबा पेपर है। ठीक है जी। हाँ, साई और कुछ पूछ रहे हो बेटा? इसमें मतलब कुछ मतलब जो आपको मोरालिटी बताया है, इसमें मतलब कुछ ऐसे दिया होगा कि मतलब तुम्हें कोई दिया है मतलब 10 करोड़ और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, वही तो? हाँ, ऐसा भी है। और ये तो छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप का है, उसमें डिटेल्ड भी होगा कि इथिक्स क्या होता है, एक आईएएस अधिकारी के लिए इथिक्स का क्या मतलब है, काम करते वक्त इथिक्स का वो कैसे प्रयोग करे, इथिक्स की खोज किसने की, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। वो थ्योरी भी है ना, वो भी तो है, अलग पार्ट है। वो कोई गप कहानी नहीं है कि कुछ भी बोल दी ऐसा नहीं है, वो टोटली लिखना पड़ता है। नहीं, बहुत बड़ा पेपर है। खैर, बड़ा इन द सेंस, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो वही उसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मजे से पढ़ो, तो अच्छा लगेगा। जी किरण, बताओ। जल्दी जल्दी सवाल खत्म करो। हाँ, हो गया लास्ट। चलो सर, सर सुनिए तो। जी। सर, मैं पूछ रही थी, मैंने बहुत बार सुना है कि यूपीएससी के लिए हिस्ट्री और एसएसटी में ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। सर, मैथ्स तो नहीं। हाँ, हिस्ट्री में जैसे एसएसटी में लगभग तीन तीन तो नहीं, ज्यादा चीजें हैं। एक हिस्ट्री है, एक जियोग्राफी है, एक पॉलिटी है, एक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे आगे आगे आप लोग क्लास 9 10 में। अर्थशास्त्र, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब पढ़ना पड़ेगा, 4 चीजें। हाँ बताओ जी, आर्या बताओ। सर, एसएसटी और हिस्ट्री मतलब तो एसएसटी तो एक पूरा पूरे मतलब लर्न करने का सब्जेक्ट है, तो फिर उस एग्जाम में मतलब पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, जैसे क्लास 6 से लेकर 10 तक जितना भी। जी जी, बिल्कुल। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट 20th सेंचुरी में क्या चल रहा है, अभी 1 महीने पहले क्या हुआ है, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सब सब। हाँ किरण बताओ। सर, सिविक्स भी तो है। सिविक्स जो है पॉलिटी, वही है, एक ही बात है। सिविक्स जो है पॉलिटी। सर, जी। सर इसके लिए मतलब बहुत बार बोलते हैं कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, मतलब एक अगर एग्जाम से पहले 2-3 महीने पिछले या बहुत सालों पहले का भी न्यूज़पेपर आपको याद करना पड़ेगा, मतलब पढ़ के समझना पड़ेगा। एटलीस्ट 18 मंथ्स का पढ़ना पड़ेगा, 18 महीने पहले का पढ़ना पड़ेगा। और
एक बार फेल हो गए तो दोबारा दूसरे साल पढ़ना पड़ेगा, 36 महीने हो जाएंगे फिर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर दिन, ऐसी बात नहीं, वो तरीका होता है पढ़ने का ना। हाँ साई बताओ, बोलो। इसमें फिर जीके आता है या फिर नहीं, मतलब वो जनरल नॉलेज? हाँ एक तो ये तो आपके किताब में जो दिया है वो है, एक है करंट अफेयर्स, इसको ही बोल देते हैं। ये भी जीके है, ये है स्टैटिक जीके, मतलब जो कभी चेंज नहीं होता है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से शासन शुरू किया, स्टैटिक है ना, हमेशा से वही फैक्ट आता है। लेकिन करंट अफेयर्स बोलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जुलाई 2025 में किस देश की यात्रा पे थे, उस देश के साथ क्या बातचीत हुई और उस बातचीत का क्या फल निकला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो अटैक था, जैसे आपको पता है हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, हमने किया, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया, उनका भी तो कोई नाम होगा, ये आपको पता है, ये नहीं पता है, तो ये बताना पड़ेगा उनके ऑपरेशन का क्या नाम था, कितने टैंक स्वाहा हुए, किस फ्रंट पे लड़ाई हुई, क्या रिजल्ट निकला, यूएसए का क्या व्यू था, यूएन का क्या व्यू था, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। और यूपीएससी में एक पोस्ट और भी है जिसका नाम है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। एक तो आईएएस है, फॉरेन सर्विस मतलब आप विदेश में जाकर के भारत के राजदूत के हिसाब से काम करोगे, एम्बेसडर। आपको कभी यूएसए में पोस्ट कर देंगे कि आप भारत का वहां प्रतिनिधित्व करोगे। यूएसए में जो इंडियन लोग रह रहे हैं, मान लो उनके साथ कोई समस्या हो गई, कहाँ जाएंगे, आपके पास पहुंचेंगे कि हम भारत के लोग हैं, आप बताओ यूएसए में हमारे साथ ये गड़बड़ हो रहा है, आप बताओ, है ना। तो आईएफएस अधिकारी का ये काम है कि वो बताएगा, कभी आपको जिम्बाब्वे भेज देंगे, केन्या भेज देंगे, कभी पाकिस्तान में भेज देंगे, पाकिस्तान में भी राजदूत होते हैं वहां भेज देंगे। तो अलग अलग काम है, अलग अलग ड्यूटीज है। ठीक है जी, तो ओवरऑल मैंने आपको बताया। और जैसे एमबीबीएस पढ़ना है या इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग वालों को लिए ज़्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। इनको ज़्यादा एसएसटी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये साइंस वाले पार्ट को आप कवर कर लो। मैथ्स तो होता नहीं अभी इसमें, साइंस ही कवर कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ काम बन जाए, है ना। लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना, जो है स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट आना चाहिए ना। जैसे हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, कैसे महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, कैसे स्वराज्य की स्थापना हुई, है ना, कैसे सत्याग्रह की फिलॉसफी आई, इंटरेस्टिंग है ना। आप सोचो कि एक ऐसे जमाने में आप जी रहे हो जहां पर आपको कोई मार रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है, एकदम लहूलुहान कर दे रहा है, वहां पर आप आकर के बोलोगे कि नहीं भैया शांत बैठो, बिल्कुल चुपचाप, हाथ ही नहीं उठाना, तो आप लोग आपको पागल ही समझेंगे, है ना। तो ऐसा ही था उनके साथ, है ना। लेकिन वो उन्होंने इसके ऊपर कितने साल काम किया, साउथ अफ्रीका में 23 ईयर्स काम किया, इंडिया में आए, इंडिया में कब आए बताओ महात्मा गांधी, कौन से साल पे रिटर्न आए, 1915 पे आए, है ना। 9 जनवरी 1950, 9 जनवरी 1915, इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। तो 1915 से लेकर के 47 तक, 55 ईयर्स इन्होंने काम किया है, किसके ऊपर, सत्याग्रह के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, है ना। वहां पे साउथ अफ्रीका को भी बहुत आगे लेकर के गए और इंडिया में भी आज़ादी दिलाई, तो उन्होंने काम किया है ना। तो इसलिए उनका जो आइडिया है उसको मतलब रिवोल्यूशनरी आइडिया, मतलब क्रांतिकारी आइडिया है। क्रांतिकारी इन द सेंस कुछ अलग थलग है एकदम, आउट ऑफ द ब्लू, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई थप्पड़ मारे तो भैया आप चुप हो जाओ, कुछ ही मत करो, अनशन पे बैठ जाओ, है ना। कोई आपको बोले जबरदस्ती, है ना, मेरी गाड़ी पे चलो, तो गाड़ी में मत जाओ, कुछ मत बोलो, चुपचाप पैदल पैदल चल के जाओ, है ना। तो ये आइडिया उनका है, तो ये पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना कि ऐसा भी काम हो सकता है। चलो लास्ट बताओ। सर मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी से ज्यादा मेरा हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, और सिविक्स से भी ज्यादा मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है।
मतलब पहले मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिर सिविक्स था, फिर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं वही है, पढ़ाने का तरीका है और आपके समझ का स्तर है। ज्योग्राफी भी अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि ये बारिश कैसे होती है, मानसून कब आता है, क्यों उड़ीसा के कोस्टल बेल्ट्स में मानसून होता है, मेरे यहाँ खेती क्यों नहीं होती है, वहां पे खेती क्यों होती है, आपके मन में सवाल उठेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। हाँ साई बता। सर मेरा भी वही मतलब हिस्ट्री फिर जाके ज्योग्राफी फिर जाके सिविक्स होता है। हाँ और हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट है भी वैसे है। अगर मैं बोल रही हूँ ज्योग्राफी का तो सोलर सिस्टम और चांद तारे उसमें मेरे को इंटरेस्ट है और वो बारिश वारिश में। हाँ ठीक है। हाँ आर्या बताओ। सर मुझे लेकिन ज्योग्राफी में फर्स्ट इंटरेस्ट, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स। मुझे सिविक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिविक्स और पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि करंट आजकल कैसे चल रहा है दुनिया, है ना, कौन शासन करता है, प्रधानमंत्री कैसा चुना जाता है, उसके नीचे कौन कौन मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर क्या काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कब काम करते हैं, ये सब में इंटरेस्ट है। तो ये अलग अलग समय है, कब फिर आपको कभी पॉलिटी भी अच्छा लगेगा, कभी कभी फिर हिस्ट्री भी बोर लगेगा। जब आपके मन में ये बात आएगी कि ये तो बहुत पुराना हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, तब हिस्ट्री बोर लगने लगेगा, है ना। तो अलग अलग है। ठीक है, चलिए ठीक है, सबके सवाल हो गए खत्म, कि और भी बचा कुछ? तो ठीक है ना, थोड़ा सीरियस हो करके जो भी है आप लोग इंटरेस्ट के साथ अपनी सारी पढ़ाई करो, सब कुछ पढ़ो जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और बस एग्जाम के लिए मत पढ़ो, है ना। एग्जाम के लिए मत पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करना है ना, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, है ना। 3 R है, तीनों R का एक ही मतलब, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, है ना। वो क्या था, मैंने सुना था 500, 550, 500 एक फॉर्मूला है। 5 बार पढ़ोगे तो चीज अच्छी लगने लगेगी, 50 बार पढ़ोगे तो चीज में मजा आएगा, 500 बार पढ़ोगे तो आप चीजें बनाने बनाने लगना शुरू कर दोगे, है ना। किसी चीज को 5 बार पढ़ो, एक ही चीज को 5 बार करोगे ना, आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसा होता है। 50 बार करोगे तो एक दिन उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन जब 500 बार करोगे तो आप खुद ही फिर बनाने लगोगे। जैसे आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ लोगे बहुत बार, तो खुद ही कल से अपने आप ही सवाल बना लोगे। जैसे अभी एक सवाल क्या था ना कि वी इज वेस्ट में है, वो ईस्ट में है, हमने तो नहीं पढ़ा था ऐसा टाइप, नहीं पढ़ा था ना, ये टाइप नहीं पढ़ा था, लेकिन वो ऐसा आ गया, तो एग्जामिनर ने 500 बार पढ़ा होगा, उसको दिमाग में आ गया, बस काम कर। ठीक है जी, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही करना है, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा नोट्स कैसे बनाना है, मैं बार बार यही कहता हूँ, वो राम कहानी नहीं लिखनी है। जैसे मैं कहता हूँ एमरजेंस ऑफ गांधी, मैं कहता हूँ एमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी जी का उदय, कैसे वो आए, तो मैं नोट्स कैसा बनाऊंगा, मैं लिखूंगा, चुपचाप लिखूंगा 1915 अराइवल। पहले तो ऐसा बनाऊंगा, अगर हिस्ट्री आपको पसंद है, आप लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा, मेरा नोट्स बनेगा 1915 अराइवल, है ना, ऐसा लिखूंगा। 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण लिखूंगा, बस चंपारण। 1918 में 2 सत्याग्रह हुए, एक खेड़ा सत्याग्रह, एक है अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, ये लिखूंगा। फिर फिर थोड़ा सा अगर चंपारण का थोड़ा याद रखना है तो इसको इसको लिख दूंगा, बस एरो खींच करके, 3 काठिया सिस्टम, बस ऐसा लिखूंगा मैं, 3 काठिया सिस्टम। फिर आगे बढ़ो, 1919 में रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट का विरोध, विरोध करना है तो उसको डाउन एरो दे दूंगा, है ना। फिर इसमें 1919 में एक और आया था, वो क्या था आपका, खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, मैं यहाँ ऐसा लिखूंगा, खिलाफत मूवमेंट।
फिर 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम लिखूंगा बस। एक मिनट में बता दो तू पहले। 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा। 1922 में एनसीएम वापस ले लिया उन्होंने। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ोगे 1922 से 24 तक उनको हो गया जेल, है ना। तो इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो मेरा जो नोट्स है ना, बस जब मैं एग्जाम दे दूंगा या एग्जाम देने जाऊंगा तो बस ये डायग्राम देख करके जाओ। बताओ आर्या, बताओ। आ रहा हूँ सब पे। सर यहाँ पे ऐसे अजीब अजीब नेम क्यों है? तो मैं क्या करूँ, नाम चेंज कर दूं कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मैं क्या करूँ, खिलाफत। हाँ बोलो, हाँ सही बताओ। मेरे को कंफ्यूजन है कि 1947 को हुआ या फिर 1948 को हुआ, क्या हुआ? क्योंकि अब साइंटिस्ट लोग अभी वही पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 1947 हुआ या फिर 1948 में। क्या हुआ? फिर जनवरी फरवरी में फिर पूरा हुआ, फिर 1914 को क्यों बोला जाता है? क्या हुआ वही तो बताओ, क्या क्या हुआ? सर यही तो वो कंफ्यूजन है, मतलब अभी जो मतलब साइंटिस्ट लोग हैं उसमें ही कंफ्यूजन में है कि 1947 को तो आजादी मिली, फिर कुछ तो थे, हाँ हाँ। मतलब हमारे ब्रिटिश वो भी शासन करने की कोशिश कर रहे थे, फिर 1940 वो भी चले गए। इसमें क्या कौन सा लॉजिक है? इसमें एक्चुअली 1947 को आज़ादी मिल गई थी फॉर्मली। कुछ 2-3 जगह बच गए थे। एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक है कश्मीर, है ना। ये 3 जो है, ये जब ब्रिटिशर्स भारत से वापस गए ना, तो जब भारत से वापस गए तो हमारे पास क्या था, देखो हिस्ट्री में क्या था, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये गुजरात है, ये ऐसा मान लो। तो जब ब्रिटिशर्स शासन करते थे तो देश के कुछ इलाके जो थे, जैसे ये कुछ इधर, तो ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में था डायरेक्टली। और कुछ इलाके ऐसे थे जो कि ब्रिटिश के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। एक ओडिशा उसमें से एक है, कुछ इलाके इधर यहाँ के पड़ते हैं, कुछ इधर, ऐसे कुछ आसाम वगैरह भी। तो ये जो इलाके हैं ये नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, इसको बोलते हैं प्रोविंसेस, जो राजाओं के कंट्रोल में थे, है ना। राजा क्या करते थे, जनता से टैक्स लेते थे और ब्रिटिश को दे देते थे। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, आप राजा बने रहो लेकिन हमें टैक्स दे दिया करो, पैसा दे दिया करो, आप राज्य करो, आपका रहने दो। तो ये रेड वाले इलाकों में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, ग्रीन वालों में वो सीधे कंट्रोल में करते थे। उड़ीसा के साथ भी ऐसा था। जैसे देवगढ़ है, देवगढ़ में देव वंश का शासन था, देव वंश। तो हमारे यहाँ डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल नहीं करते थे, ये देव जो है हमसे टैक्स पैसा लेते थे और उनको देते थे। लोगों में बात पूरी कर दो पहले। तो जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया से वापस गए तो ये अपनी जगह तो सरेंडर करके गए, लेकिन ये जो रेड रेड वाले इलाके हैं ये छोटे मिलके छोटे बड़े थे 556 प्रोविंसेस। 556 बताओ कितना बड़ा नंबर है। इतने सारे अलग अलग छोटे छोटे राजा थे। अब आप ये सोचो कि अगर ये 556 अगर मेन लैंड के साथ नहीं मिलेंगे तो ये अलग अलग राज्य बना लेंगे, तब तो इंडिया बनेगा ही नहीं। ये जो आप अभी इंडिया अभी देख रहे हो, इधर हैदराबाद, जो यहाँ पर हैदराबाद है ये सबसे तंग करता था, हैदराबाद। हैदराबाद एक, यहाँ पर जूनागढ़ और ये कश्मीर, ये सबसे ज़्यादा, बाकी सब मिल गए। 553 ने बोला कि चलो हम इंडिया के साथ ही जाएंगे, है ना। बाकी जो 3 है, अब ये बोले कि नहीं भैया हम तो अलग ही देश बनाएंगे, है ना। तो ये जो हैदराबाद अभी आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश वाला, ये अलग देश बनने के लिए जा रहा था। अब सोचो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर देश के अंदर ही बड़े एक अलग देश यहाँ कोई बन जाए, तो हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए घूम के जाना पड़ेगा। इनके अंदर नहीं घूम सकते, पानी का व्यवहार नहीं कर सकते। कल के दिनों में ये अटैक कर देंगे यहाँ पे, अब ये अटैक कर दें इधर से, ये अटैक कर दें, तो इनको मिलाते मिलाते समय चला गया, है ना। तो ये जो 3 रियासतें हैं, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इनको भी 3-4-5 महीनों में हमने मिला लिया, तो इसलिए वो 1948 तक हो गया।
इतना ही नहीं, यहाँ पर जो गोवा था ना, गोवा 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 का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर गोवा है। अब ये पोर्टुगीज के कंट्रोल में है, पोर्टुगीज, ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में है। ये बोले कि भैया कुछ भी कर लो, तुम आजाद हो, कुछ हो, हमें मतलब नहीं, हम तो ब्रिटिशर से पहले आए थे, हम नहीं छोड़ रहे। तो इनको निकालते निकालते 1961 हो गया, है ना। आप सोचो, आजाद हो रहे हैं 1947 में, और अभी भी हमको कितना 23-24 साल लग गए यहाँ से निकलते निकलते, 14 साल लग गए, हाँ 23 साल लग गए, 23-24 साल लग गए, है ना। वो तो तब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि नहीं नहीं निकलोगे, तो सीधे इन्होंने क्या किया, सभी तरफ से टैंक घेर दिया, आर्मी वार्मी को चारों तरफ से इसको घेर दिया इसको, और वहां के लोगों को वापस ले गए, बोला तुम नहीं निकलोगे तो बम से उड़ा देंगे, बताओ। तो पुर्तगालियों को हमने 1961 में इस तरह भगाया, हैदराबाद को भी इस तरह कैप्चर किया, नहीं तो फिर नहीं होता। जी साई बताओ। आप लोग 12 बजा दोगे लग रहा है। हाँ बताओ। सर जी। आपको मतलब कि पता है जनगण मना क्यों गाया जाता है? जनगण मन क्यों गाया जाता है, ये एक्चुअली ये था कि ये तो उन्होंने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये भारत की स्वाधीनता के लिए नहीं लिखा था एक्चुअली। ये 1911 में जब इंग्लैंड के राजा आ रहे थे इंडिया, प्रिंस क्या नाम था उनका, प्रिंस समथिंग, वो आ रहे थे, तो उनके स्वागत में बोला कि ये गाना गाना है। तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इतना गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर भर गई थी कि भारत के भाग्य विधाता आप लोग ब्रिटिशर्स ही हो, आप लोग जो करोगे हम वही करेंगे। तो जन गण मन वाज ओरिजिनली मीन्ड टू बी सेंग फॉर देम, लेकिन फिर मना कर दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं लिख रहा हूँ तो ये हमारे लिए है, उनके लिए थोड़ी है ना। तो फिर वो नहीं गाया उन्होंने, बहुत बॉयकट हुआ 1911-12 में, बहुत विरोध हुआ। इंग्लैंड के राजा जब आए थे, कोई उनसे हाथ ही नहीं मिलाता था, कहीं घुमाने भी ले जाता था, जो करना है करो, है ना, हम तो आपको बिल्कुल नहीं मानते। तो इस तरह से बहुत विरोध हुआ था। हाँ। अरे सवाल मैं ये पूरे मुझे पता है, मुझे भी पता है इसमें, पता है ना, बस राजा वाजा। प्रिंस चार्ल्स या कुछ, हाँ चार्ल्स आई थे, युवराज थे, वो इंडिया में आ रहे थे, उनको लगा कि भारत को हमने कैप्चर कर लिया, सब हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने एक कुत्ता तक उनको नहीं पूछा, किसी ने उनसे बात ही नहीं की। तो बड़ा परेशान होकर के गए, अरे मेरा, मैंने इस देश को कब्जा किया है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ये वो करके। तो इसलिए जी 12 बजा दोगे किरण, मुझे लग रहा है तुम लेट में सोते हो तुम, बता जी। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो अभी आप गोवा के बारे में बताए थे, तो वही मैं सवाल खत्म। सर कुछ नहीं, मैं टॉयलेट। अच्छा टॉयलेट जाओ। हाँ किरण पूछो। फिर तो मैं बोल रही थी कि जो गोवा के बारे में आप बताए थे, तो पहले मुझे जितना पता है, पहले जो मतलब पोर्टुगीज लोग एक बार आए थे इंडिया, और फिर उनको गोवा पसंद आ गया, तो गोवा को फिर लड़ाई करके वो अपना कैपिटल बना दिए। जी। तो वैसे कैपिटल बना के रख दिया, जब अंग्रेजी चले गए, मतलब अंग्रेज वाले चले गए, तो फिर वो वहां पे रह गए। तो हमारे इंडिया वाले पहले तो बहुत उनको समझाया कि नहीं, हमारा कंट्री है और आप ऐसे एक चीज को अपना नहीं कर सकते हो। फिर वो समझाए बहुत, फिर भी नहीं माने, तो ये जो इंडिया वाले थे वो अभी लड़ाई का साथ लेंगे। तो फिर जो गोवा के लोग थे, उनको वो बोले कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो या पोर्टुगीज। तो ज्यादा लोग इंडिया के साथ रहना चाहते थे और इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे बोल के, जो इंडिया के लोग हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा किए और फिर डराए उन सबको और फिर भगा दिए। सही बात है, सही, बिल्कुल आपको पता है, अच्छी बात। अच्छा ये बताओ कि पूरे ब्रिटिशर्स ने पूरे देश पे कब्जा किया, गोवा को क्यों छोड़ दिया? इतना छोटा सा है, वो चाहते तो पोर्टुगीज को पहले मार के भगा देते थे, पहले भी हरा चुके हैं उनको, है ना। क्यों इतना छोटा सा गोवा क्यों छोड़ दिया कि पोर्टुगीज तुम लोग रहो, हम भी रहते हैं? जो छोटा सा आंसर देना किरण, लंबा नहीं, बताओ।
छोटा आंसर दो, बताओ। सर क्योंकि जो गोवा वाले में जो पोर्टुगीज रहते थे, ब्रिटिशर सोचे होंगे कि पोर्टुगीज के साथ हम अपना संबंध बना लेंगे तो फिर मिलके इंडिया के पे कब्जा करेंगे, और फिर अगर वो पोर्टुगीज को भगा देते तो फिर वहां पे उनका झगड़ा और बढ़ जाता, और फिर उनको नहीं और कोई भी ऐसा मिलता नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई है, ये मुंबई है, मुंबई में तो पहले पूरा महाराष्ट्र को ही बॉम्बे बोलते थे, महाराष्ट्र नहीं, ये महाराष्ट्र से लेकर के ये गुजरात तक सब कुछ पहले बॉम्बे ही था, एक ही नाम इसका था बॉम्बे। तो ये पहले पोर्टुगीज के कंट्रोल में था, तो पोर्टुगीज के जब ये कंट्रोल में था, जो पोर्टुगीज राजा की एक बेटी थी, है ना, इसने शादी की थी ब्रिटिशर से, तो इसके पिता ने ये जो बॉम्बे है इनको दे दिया, ये ले लो भैया दहेज। तो ये जो पूरा बॉम्बे का इलाका है ये पोर्टुगीज वालों ने ब्रिटिशर्स को दे दिया दहेज में। अब जब इतना बड़ा दहेज मिल रहा है तो यहाँ पर इनको रहने दो, क्या प्रॉब्लम है ना, दहेज में मिल रहा है, अभी संबंधी है ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज, तो इसलिए उन्होंने गोवा को छोड़ दिया, चलो ठीक है छोटा सा जगह रहो, है ना। तो सबने मिल बांट करके मतलब भारत को पराधीन किया, समझ गए। चलो हाँ बताओ, लास्ट भाई बताओ बताओ बताओ। इसीलिए मेरे पापा बोलते हैं बॉम्बे। मैं भी बॉम्बे ही बोलता हूँ, मैं बॉम्बे बोलता हूँ, मद्रास बोलता हूँ, अच्छा लगता है, पुराना है सर जी। सर पर बॉम्बे, मतलब बॉम्बे के बारे में बात करती मैं, इसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस कहते हैं सिस्टम में। हाँ मैट्रिमोनियल अलायंस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ऐसा सब में, क्योंकि ब्रिटिश और पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब एक ही साथ इवॉल्व हुए, स्पेन वाले उधर चले गए, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उधर उन्होंने उसको कॉन्कर किया, इधर पोर्टुगीज वाले इंडिया में भी आए, फिर इंडोनेशिया वगैरह जाए, फिर इधर आप लोग फिलीपाइंस वगैरह गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई, तो यूरोप वालों ने पूरे विश्व पे राज किया है बहुत सालों तक। ठीक है जी। जी सर जी। मुझे लगता है हमने इतिहास सबसे पढ़ लिया कि टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ ज़्यादा ही पढ़ लिया, सर अच्छा है रिवीजन। सर इसीलिए तो यूरोप को सबसे एडवांस कंट्रीज पहले भी, मतलब उसमें ज्यादा एडवांस कंट्रीज थे यूरोप में, इसीलिए बोलते हैं। पहले इंडिया भी था, इंडिया का भी एक दौर था एंशियंट टाइम्स में, हमारा भी एक समय था, उनका समय आया, अभी उनका समय खत्म हो गया है, अभी उनका समय अभी खत्म हो गया है, अभी यूरोप का टाइम नहीं है, अभी इधर रशिया का टाइम है, रशिया रशिया का टाइम है, और रशिया के साथ इंडिया भी क्योंकि शामिल है, इंडिया का भी टाइम दोबारा वापस आ रहा है, तो अभी यूरोप नहीं है, यूरोप इज नॉट इन द पिक्चर। हाँ बेटा बताओ। सर और पहले के जमाने में ज्यादातर बोलते हैं कि इंडिया एक सोने का चिड़िया है, हाँ अभी तो है ना। हाँ, लेकिन हम लोग भी बेवकूफ थे ना, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को हम संभाल नहीं सके, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो बाहर से कुछ लोग आकर के कैसे इतना साल रह गए, इतना साल रह गए, देश को लूट लिया, तो हमारे अंदर यूनिटी की कमी है, इसलिए सब ऐसा हो गया गड़बड़, है ना ऐसा। सर पर कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कि जो भी और नहीं है, मतलब कि सोने का चिड़िया ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक आप लोगों ने उसको सुना होगा, बैटल ऑफ पलासी सुना होगा, सुना है ना, बैटल ऑफ पलासी 1757 में जब हुआ था, बैटल ऑफ पलासी मतलब सबसे पहला युद्ध जब अंग्रेजों ने जीता था इंडिया में, तो मेजर वॉर था, तो उस समय हमारे यहाँ पे थे रॉबर्ट क्लाइव करके, रॉबर्ट क्लाइव थे, तो वो क्या करते थे, वो बड़े करप्ट इंसान थे, तो उन्होंने बंगाल, उड़ीसा आदि, बिहार आदि जो दिख रहा है ना, उड़ीसा भी पहले बंगाल में ही था, बंगाली बोलते थे इसको, तो उन्होंने इतना ज़्यादा सोना लूटा, लोला भर भर के सोना लूटा, इतना पैसे लेकर के गए कि जब उनका रिटायरमेंट हो गया 1972 में, जब वो रिटायर्ड हो गए, सॉरी 1772 में जब रिटायर्ड हो गए, तब जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के कोर्ट में पूछा गया कि भैया आप इतना पैसा कहाँ से लेके आए,
जो आप इतना खजाना भर के लेके आओ, कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बंगाल के एक गली के एक नुक्कड़ का इतना ही पैसा है इंडिया में। बंगाल में इतनी कितनी ही गलियां हैं, है ना? तो बताओ हम कितना लूट सकते हैं। तो इसीलिए पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कलकत्ता में बैठी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है आपको पता है ना, आर्य सो गए लगता है, वो ज्यादा समय हो गया। जैसे ये कलकत्ता है ना इधर, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, अभी तो ये बांग्लादेश बन गया इधर, अभी बांग्लादेश बन गया ना, पहले ये पूरा बंगाल था, उड़ीसा से लेकर के आसाम, असम सब ये बंगाल था, सारा बिहार तक। तो यहाँ पर देखो गंगा नदी आती है किधर से, इधर से गंगा नदी आ रही है ना, इधर से ब्रह्मपुत्र घूम के आ रही है, इधर पे महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है नीचे, और भी नदियां हैं छोटी बड़ी। तो जो इलाका है ना ये, दिस इज वेरी फर्टाइल लैंड, है ना। और पहले तो खेती ही करते थे ना सारा लोग, बहुत ज्यादा खेती होती थी। जो बांग्लादेश है वो एकदम ही इतनी जबरदस्त वहां पे मिट्टी है अभी भी, तो यहाँ पे खेती ज्यादा होती थी, तो पैसे ज्यादा होते थे, पैसे मतलब सोना, सोना चांदी बहुत ज्यादा होते थे। तो इट इज इसलिए ब्रिटिशर्स यहाँ कलकत्ता में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, यहाँ से आराम से लूटेंगे, समंदर के रास्ते से सब भेज देंगे। समझ गए? मैं सोने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी यूरेनियम, फिर हमारा कोयला और सोना चांदी भी तो है बिल्कुल वो है, भी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ज्योग्राफी इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, प्लेटू। हाँ बेटा, यहाँ पे आयरन डिपॉजिट्स है, यहाँ पर यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, एक झारखंड में ये सारा डिपॉजिट्स है, यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, है ना। तो ये सारा लूट लाट करके वो ले जाते थे, ये बात। ठीक है जी, चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, आप लोग अपने स्कूल की पढ़ाई बढ़िया से करो, और नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाओ। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम कल मिलते हैं। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।